ये लूट मार कब तक चलेगी? 75 साल से ये लूट मार हम देखते आ रहे हैं। हमने देश को बढ़ते देखा है, देश में कत्लेआम देखा है, देश के अंदर लीडरों को देखा है जो कल तक रंक थे आज वो राजा हो गए। तो ये तो हमारे देश की पॉलिसी है। ये राजा रंकों का मतलब झमेला ख़त्म होना चाहिए। इनकी इंक्वायरियाँ होनी चाहिए कि ये आदमी कल क्या थे, आज ये क्या हैं, आज ये इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया। आज के डेट में यदि देखा जाए तो हमारे देश के से ज़्यादा पैसा इन नेताओं के पास है। हमारे देश की उतनी करेंसी नहीं है जितनी इनके पास है। तो इसके ऊपर नज़र कोई नहीं डाल रहा है। इस वक्त जो देश में हालात है, बाढ़ के कारण देश के पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बाढ़ का ज़बरदस्त प्रकोप है। करोड़ों लोग इससे बुरी तरह अफेक्टेड है। हज़ारों करोड़ का संपत्ति जो है पानी में डूब चुका है, फसलें तबाह है। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर है। बहुत सारे लोग कैंप्स में है। आइए इस पर हम ज़्यादा चर्चा के लिए एक ऐसे व्यक्ति से हम बात करेंगे जिन्होंने आज से तकरीबन 12 साल पहले आज का भारत नामक एक किताब को लिखा था, जिसमें उन्होंने कई अहम बातों को पेश किया था। ख़ास तौर पर बाढ़ जैसी आपदा का किस तरह से भारत सरकार को मुकाबला करना है और कैसे इससे बचाव करना है, इसके लिए उन्होंने कई सुझाव दिए थे। और शायद हमें लगता है कि अगर भारत सरकार इस पर अगर गंभीरता से अगर सोचती तो शायद आज जो भारत में हालात है, जो बाढ़ के जो एक आपदा के हालात है, शायद इस पर नहीं होती। इस वक्त मेरे सामने विक्रम सिंह गरेवाल है, जो कलकत्ता और हावड़ा शहर के एक जानी मानी हस्ती है, सामाजिक कार्यकर्ता है। विक्रम जी, आपने 12 साल पहले बहुत सारे सुझाव दिए थे, अपना किताब भी लिखा आज का भारत, और 2018 में आपने केंद्र सरकार को बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे। क्या लगता है भारत सरकार ने आपके पॉइंट्स को गंभीरता से नहीं लिया और शायद उस पर अगर एक्शन ले तो शायद ऐसा हालात नहीं होता? हमने जो इनको लिख के दिया था, आज अपने देश के अंदर जो फ्लड आ रहे हैं, जो इतना आ रहा है, लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्चा करते हैं, जिन लोगों का नुकसान होता है उनको तो पैसा कभी मिला ही नहीं, ना ही पता लगता को पैसा गया कहाँ। पर आज मतलब 75 साल से हमारे देशों में फ्लड आता है, हमारे देश की नदियाँ और डैम साफ़ नहीं हुए। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट में भी है और सब कुछ है। ये भी इनको मैंने भेजा है सब। 2018 में मैंने सोचा कि मोदी जी एक बहुत अच्छे हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के, अच्छा काम करेंगे। इनको लिख के मैंने सारा कुछ दिया, इनको पत्र दिया। एक पत्र हमने दिया जल विभाग को। उन जल विभाग ने हमें एक मतलब के ठोस बातें बोली कि आप केंद्र सरकार को नहीं देके आप राज्य सरकार को ये सब चीज़ें दीजिए। केंद्र सरकार जब इनको रुपया 500-700 करोड़ देती है तो उस टाइम में क्या राज्य सरकार को पूछ के देती है? वो तो पैसा दे देती है। पर आज सवाल ये है कि देश का पैसा जो है ये जनता का पैसा है, इसको इस तरह लुटाया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। जब देश के ऊपर में विपदा आई है तो इस विपदा को निपटने के लिए केंद्र को सामने आना पड़ेगा। अभी जो मेरे को उन्होंने चिट्ठी दी है, मैं इस चिट्ठी को उनको दे रहा हूँ। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद में लोगों को पता लगेगा कि सरकार कैसे अपना पिंड छुड़ा रही है पीछा, कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, काम करने के टाइम इनकी जान निकलती है। अभी जो हमारे बांध के ऊपर में दिया हुआ है फ्लड के ऊपर, इनको मैंने बोला था कि नदियों को 30 फुट डीप करिए और 20 फुट का बाउंड्री बनाइए, 20-20 किलोमीटर के ऊपर में उसका वो करिए, एक एक गेट बनाइए पानी को रोकने के लिए, और नहरें बनाइए पानी की सिंचाई के लिए। यदि 30 फुट डीप चौड़ी नीचे चल जाती है नदी तो अभी जल स्तर का बढ़ेगा और 20 फुट ऊंची होने से बाउंड्री से ऊपर तक पानी रहेगा, सिंचाई आराम से हो सकती है और पानी का स्टॉक भी हम कर सकते हैं। हर एक बांध के ऊपर मैंने इनको 2 बांध आगे बोले थे बनाने के लिए। आज हमारे 5000 बांध हैं, 5000 में कोई बांध की सफाई आज तक नहीं हुई। दूसरी बात है कि इन लोगों ने इनको जो सुझाव दिए हैं मैंने कि 2 बांध आगे बनाने के लिए, तो 15,000 बांध बन जाएंगे तो 30,000 पावर प्लांट बनेंगे हमारे। इलेक्ट्रिक की भी बहुत बड़ी खपत होगी और जो कि कोयले से निजात मिलेगी हमें, और सही इलेक्ट्रिक का काम होगा पूरे देश में, अच्छी इंडस्ट्रियां बनेगी, अच्छे पर 12 करोड़ आदमियों की नौकरी का इनको मैंने दिया हुआ है। ये हाईवे के ऊपर और स्कूल कॉलेजों के ऊपर और ये बांध के ऊपर, यदि ये इसको सब मिल के काम केंद्र सरकार यदि इसको स्टार्ट करे तो 12,000 करोड़ आदमी मतलब 12 एम्प्लॉयमेंट होगा। हाँ, 12 करोड़ आदमियों को मतलब एम्प्लॉयमेंट का मिलेगा फ़ायदा। और देश के अंदर इलेक्ट्रिक का इतना ज़्यादा मतलब के हो जाएगा कि हमें किसी चीज़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा।
और बेकारी हमारे देश की ख़त्म हो जाएगी। ये जो मतलब कि अभी 8-10 स्टेटों में जो फ्लड आया है, ये कितने लोग बेकार हो जाएंगे, कितने लोग अभी गरीबी में आ जाएंगे। ये मतलब कि सबसे ज़्यादा गरीबी में आएंगे किसान, उनकी फसलें ख़त्म हो जाएंगी। उनकी फसल के मुकाबले में उनको पैसे मिलेंगे क्या? किसी ने नहीं देने हैं। वो पैसे गवर्नमेंट के हाथ में, जो स्टेट गवर्नमेंट में जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट खा जाएगी। कभी किसी को आज तक पैसा 75 सालों में मिला नहीं जिनका नुकसान हुआ है। तो ये लूट मार कब तक चलेगी? 75 साल से ये लूट मार हम देखते आ रहे हैं। हमने देश को बढ़ते देखा है, देश में कत्लेआम देखा है, देश के अंदर लीडरों को देखा है जो कल तक रंक थे आज वो राजा हो गए। तो ये तो हमारे देश की पॉलिसी है। ये राजा रंकों को मतलब झमेला ख़त्म होना चाहिए। इनकी इंक्वायरियाँ होनी चाहिए कि ये आदमी कल क्या थे, आज ये क्या हैं, आज ये इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया। तो आज के डेट में यदि देखा जाए तो हमारे देश के से ज़्यादा पैसा इन नेताओं के पास है। हमारे देश की उतनी करेंसी नहीं है जितनी इनके पास है। तो इसके ऊपर नज़र कोई नहीं डाल रहा है। इसके ऊपर नज़र डालिए मोदी जी आप ख्याल से कि ये मतलब नेता खा जाएंगे देश को। देश बचाना है तो आप आगे होइए, ठीक से पढ़िए, पढ़ के इसके ऊपर फेस कीजिए इसको। वो रोटी चुरा कर चोर हो गया और लोग देश खा गए कानून कहते कहते, ये विक्रम सिंह गरेवाल जी का जो किताब था उसका पहले पन्ने में उन्होंने लिखा था, बहुत ही सही शब्दों में कहा था। विक्रम सिंह जी, एक सवाल और भी है कि ये जो फ्लड आ रहा है, ये जो आ रहा है फ्लड, तो मेरा ये सवाल है कि ये जो आजकल जंगलों को जो कटाई हो रही है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग बन रहे हैं, क्या लगता नहीं कि ये भी बहुत बड़ा कारण है? मैं बताता हूँ कि हमारे जो पहाड़ हैं, पहाड़ों से पत्थर खोदे जा रहे हैं जी। उन पत्थरों से क्या होता है कि किनारे जो पहाड़ों के हैं या रोड हमारे बनाए जाते हैं, तो रोड के बगल से एक पहाड़ को काट दिया जाता है। तो उसके ऊपर से जब पानी आता है तो मिट्टी को मतलब पानी गला के निकाल देता है, तो उसके साथ बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं नीचे, तो रोड स्लाइड होकर मतलब रोड बंद हो जाते हैं। उसमें बहुत लोगों की तबाही आती है। ये हमारे मतलब के मेन रोड बनाने के ऊपर में रोड का यदि लंबा दौर करके, रोड को चौड़ा ज़्यादा करके, और उसकी जो ऊंचाई है बगल भी, उस ऊंचाई की मिट्टी को खाट के कम से कम नहीं आधा से पौना किलोमीटर आगे तक उसको खोद दिया जाए और उस साइड में भी एक नाला बना दिया जाए बड़ा, कि उसका पानी का बहाव जो है उससे सीधा निकल जाए नीचे, रोड पे पानी नहीं आए। तो इसका मतलब उसमें पहाड़ की स्लाइड गिरेगा नहीं पहाड़, न पहाड़ से पानी आएगा। जहाँ पे मुख्य पानी बहता है पहाड़ों पे, वहाँ पे मतलब के बांध बना दिए जाएं कि उस पानी एक जगह बंध के सीधा नीचे आए, कि वो दूसरी मिट्टी को नुकसान नहीं करे। ये है। दूसरी बात है कि जो हमारे पहाड़ गाछ काटे जाते हैं, जो जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है, जंगलों के साथ साथ हमारे मतलब पहाड़ों को पत्थर काट के और नदियों से जो बालू निकाला जा रहा है, इस बालू को यदि ये भी खतरे की घंटी है। यदि इस बालू को हम अभी से बाउंड्री बना दें 20 फुट की नदी से उठा के, तो हमारी नदियाँ डीप हो जाएंगी और इस बालू के पैसे से नदियाँ भी बन जाएंगी, रोड भी बन जाएंगे, बांध भी बन जाएंगे, यदि इस बालू को बेचा जाए ढंग से। ये माफिया जो आज बालू के हैं, ये माफिया किन के दिए हुए हैं? नेताओं के हैं। किसी जगह पर इंक्वायरी कीजिए, किसी न किसी नेता से ये माफिया जुड़े हुए हैं। आज़ादी के पहले मतलब कि एक ही उनकी एक ही नेम मतलब एक ही टारगेट था कि अंग्रेज़ों को कैसे निकाला जाए। सब मिलके अंग्रेज आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे और आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद जब देश आज़ाद हुआ, 7,26,000 आदमियों ने कत्लेआम उनका हुआ, उनको शहीद हुए। ये देन उनकी है। उसके बाद में जब देश आज़ाद हो गया, वो जनरल डायर को जब जाके इंग्लैंड में मारा गया, लंदन में, उसके लिए मतलब ये डर गए अंग्रेज कि ये जनरल डायर को यदि हमारे देश में आके मार सकते हैं तो हम तो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में आटे में नमक हैं। हाँ, तो ये तो मतलब यदि जागरूकता हो गए सब, तो इनको मतलब तोड़ा कैसे जाए। तो इन्होंने दो देश इसका बांट के, जो हमारे देश के नेता थे उनको दे के लालच, गद्दी दे दी। एक को गांधी ने गद्दी दे दी हिंदुस्तान की, एक को पाकिस्तान की। तो कश्मीर का सुझाव क्यों नेहरू ने अपने हाथ में रखा, क्यों नहीं वल्लभ भाई पटेल को दिया? और वल्लभ भाई पटेल को जब सब लोगों ने चुना था तो उनको क्यों नहीं, गांधी ने क्यों नहीं मतलब कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनने दिया? यदि वो शायद प्राइम मिनिस्टर बनते तो आज हमारा देश नहीं बढ़ता, आज हिंदू मुसलमान के बीच में कोई लड़ाई नहीं होती। आज जिन्ना, यदि उस टाइम में जिन्ना को गद्दी की जरूरत होती तो
पटेल जी गद्दी छोड़ देते पर देश को बचा के रखते, ये ऐसे आदमी थे। पर इन लोगों का सोच जो है ये बहुत गलत है। ये सोचने वालों के लिए सोचना चाहिए, जब हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए तो इनको अल्पसंख्यक क्यों बोला गया? क्यों इनको मतलब जो हिंदुओं को जो फैसिलिटी दी गई थी इनको क्यों नहीं दी गई? वो फैसिलिटी उनको क्यों नहीं स्कूल दिए गए? यदि इनको पहले से कंट्रोल में रख के हिंदू मुसलमान का जातिवाद को ख़त्म करना था तो इनको एक साथ में चलना सिखाना था, इनको एक बेंच पे खड़ा करना था। ये मतलब कि हमारा सोच है हमारी, यदि इनको एक साथ खड़ा किया होता तो शायद ये बातें नहीं आती। सर आपसे आखिरी सवाल, आपने बहुत सारे सुझाव दिए थे, ये तो खैर जो भ्रष्ट नेता उनकी खातिर देश का आज जो बट्टा था, आज जो देश की जो दशा है, कहीं ना कहीं इसमें तो दो राय नहीं है कि हमारे जो करप्ट नेता थे उनके जो गलत फैसले के कारण उसका खामियाजा हम सब उठा रहे हैं। मेरा एक सवाल ये है कि मैंने आपकी किताब पढ़ा आज का भारत, इसमें का आपने बहुत ही बेहतरीन सुझाव दिया था कि जो हाईवे के किनारे जो है फसलें तैयार हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा, देश में जो महंगाई, इस पर ज़रा सा ये जो हमने मतलब हाईवे के ऊपर में इनको जो सुझाव दिया था, उस हाईवे के सुझाव के ऊपर में ये सबसे बड़ी बात ये थी कि मतलब कि उसमें 4.5 से 5 करोड़ आदमियों की नौकरी थी, और हाईवे के ऊपर सब्जियां भाजी लगती और गाछ लगते तो हमारे देश के अंदर में वातावरण बदलता, पॉल्यूशन कम होता। तो वो उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए मतलब हमने इनको ये सुझाव दिया था, ये इन्होंने वो काम भी नहीं किया। दूसरा इनको मैंने दिया था स्कूल, कॉलेज और मेडिकल, कि हमारे स्कूल, कॉलेज, मेडिकल के ऊपर में प्रत्येक आदमी के ऊपर में 200 रुपया महीने का आप लोग इंटरमेंट फीस लगाइए, कि जिसमें के मतलब के 130 करोड़ जनता यदि ये रुपया देती है तो कितने लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा होता है, और उनको सिर्फ मतलब के आधार कार्ड के साथ में उनको जोड़ दिया जाता तो आज हिंदू मुसलमान के अंदर ये नफरत भी पैदा नहीं होती। हिंदू मुसलमान आज एक साथ चलते और उसका लाभ पूरे देश को होता, और हर एक आदमी, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होता। ये क्योंकि उसी पढ़ाई में, उस पैसे के ऊपर बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल ये होता, जब उनको सर्टिफिकेट मिलने के बाद 2 साल उनको गवर्नमेंट की नौकरी करनी पड़ती हर एक को, और हर एक में आर्मी के अंडर ये सारे कॉलेज और हॉस्पिटल होने चाहिए। ये मैंने इनको सुझाव दिया था। यदि इस सुझाव पे भी ये काम करते तो मतलब कि कितने लाखों करोड़ रुपया सालाना हम लोगों के यहाँ आता, कि जो कि सारी चीज़ें ईजी बन जाती। इसमें भी 4 से 5 करोड़ आदमी डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल और स्कूल, कॉलेज के अंदर में इतने लोगों की नौकरी थी। तो आपने देखा नाजरीन कि विक्रम सिंह गरेवाल जी, जो कि एक पश्चिम बंगाल के एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी बातें की। ख़ास तौर पर केंद्र सरकार को इन्होंने कई सुझाव दिए कि किस तरह से विकास के कार्य करना है। ख़ास तौर पर उनका एक सुझाव था जिसके कारण इनका दावा है कि 12 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल सकती है। कोविड के बाद जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चली गई है, लोग की जॉब चली जा रही है, ऐसे में अगर इनके सुझाव को केंद्र सरकार अगर मानती है तो यकीनन लोगों का भला होगा। और ख़ास तौर पे देश में जो एक नफ़रत की बीज बोई गई है सन 47 के बाद से अब तक, अगर ऐसे लोगों की बात को अगर गंभीरता से ली जाए तो हमारा यह मानना है कि शायद ये नफ़रत की दीवार ख़त्म हो जाए। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया।